हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान पे, जहां पे आपको मिलता है बायोलॉजी से रिलेटेड संपूर्ण ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी मीडियम का क्लास। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये टॉपिक है। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। ऑफलाइन क्लास के बाद हम लोग आज पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास वीडियो के थ्रू। तो इस क्लास में हम लोग जहां तक पिछले क्लास में पढ़े थे, मतलब जहां तक ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे हम लोग, वहां से स्टार्ट करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक बात आप लोग ध्यान रखें कि जो भी वीडियो आपको पोस्ट किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और फिर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक। तो इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते पढ़ते हैं आगे। क्लासरूम में हम लोग पढ़े थे सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे हम लोग। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का बहुत कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ टॉपिक बाकी था। हम लोग पढ़ चुके थे परागन तक, पॉलिनेशन तक। पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन होते हैं, ये सभी हम लोग पढ़ चुके थे। पॉलिनेशन के बाद आगे का टॉपिक हम लोग यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिनेशन का बाद का जो टॉपिक है पराग स्त्री केसर संकर्षण, ये टॉपिक है। परागन जो था पॉलिनेशन जो हुआ था, पॉलिनेशन में क्या हुआ था, तो पराग कोश से निकलकर परागकण कहां पे आ गया था, वर्तिकाग्र पर आ गया था। तो पराग कोश से निकलकर परागकण जब वर्तिकाग्र पे आ गया तो परागन की क्रिया संपन्न हुई। अब आगे की क्रिया होगी, आगे की क्रिया होगी पराग स्त्री केसर संकर्षण का क्रिया होगी। उसी को समझना है हम लोग को यहाँ पे। तो पराग स्त्री केसर संकर्षण में होता क्या है, ये बेसिकली है क्या पॉइंट, तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। समझने वाला पॉइंट है कि जैसे एक प्लांट है मैंगो का, आम का एक पौधा है, और बगल में अगल बगल में दूसरे भी पौधे होंगे, अमरूद का पौधा होगा, कटहल का पौधा होगा, लीची का पौधा होगा, सब अगल बगल में सभी तरह पौधे रहते हैं। जब परागन होता है प्राकृतिक रूप से, तो जरूरी नहीं है कि आम के पौधे पर, मतलब आम के पौधे का जो पुष्प है उस पे आम के पौधे का ही परागकण जाए। हो सकता है किसी दूसरे पौधे का भी परागकण उस पर चला जाए, ऐसा हो सकता है। किसी भी पुष्प के साथ हो सकता है कि पुष्प है किसी और का, उस पर परागकण चला गया किसी और का, या तो हवा के द्वारा जाए, वायु के द्वारा, या फिर किसी कीट के द्वारा जाए। कीट एक पुष्प से दूसरे पुष्प गया तो वो भी चला जाए। तो हो सकता है गलत परागकण पहुंच जाए, पौधा है आम का, पहुंच जाए परागकण लीची का या दूसरे किसी प्लांट का, तो ये तो गलत परागकण हुआ। आम के पौधे पर आम के पौधे का ही परागकण पहुंचना चाहिए। तो क्या होगा, तो देखिए उसी ये जो पराग स्त्री केसर संकर्षण है, इस पॉइंट में वही बातें आती है। तो जब ये डायग्राम आप देख लिए, ये डायग्राम आपका किस चीज का है, स्त्री केसर का डायग्राम है। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये वर्तिकाग्र है। अंडाशय के अंदर, ये अंडाशय यहाँ पे होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। हमने एक बीजांड का चित्र बनाया है यहाँ पे। परागकण यहाँ पे दिख रहा है कि वर्तिकाग्र पर आ चुका है। अब जब आ चुका है तो सही प्रकार का आया या गलत प्रकार का आया, ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता करता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के पास ये क्षमता होती है कि वो पहचान सकता है कि परागकण सही प्रकार का आया है, मतलब उसी के प्रकार का आया है, किसी दूसरे प्रकार का आ गया है। ठीक है। तो जब ये परागकण, वर्तिकाग्र जो है परागकण को पहचान लेती है कि ये मेरे ही प्रकार का है या मेरे प्रकार का नहीं है, तब आगे की क्रिया संपन्न होती है। जैसे देखिए, पहचानने के लिए इसके पास कुछ रासायनिक घटक होते हैं, जिसे मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। रासायनिक घटकों की मदद से ही पहचान होता है। इससे जैसे परागकण से कुछ रसायन निकलते हैं,
वर्तिकाग्र से कुछ रसायन निकलते, प्रोटीन निकलते, सिक्रीट होते, स्रावित होते हैं, और उसी से पता चलता है दोनों को कि मतलब वर्तिकाग्र को कि ये मेरे ही प्रकार का परागकण है या नहीं है। जब वर्तिकाग्र को पता चल जाएगा कि मेरे ही प्रकार का परागकण है, जैसे कि ये सही प्रकार का परागकण है, तो ये इसे अलाउ करेगा कि आगे की क्रिया में मतलब पराग नली यहां से निकलेगा। लेकिन अगर वर्तिकाग्र को पता चल गया कि ये परागकण मेरे प्रकार का नहीं है, सही प्रकार का नहीं है, तो ये आगे की क्रिया को बढ़ने नहीं देगा, मतलब यहां पे पराग नली का निर्माण नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, जब इस परागकण को पहचान लिया जाएगा कि वो उसी के प्रकार का है, सही प्रकार का है, तब आगे की क्रिया होगी, वरना आगे की क्रिया नहीं होगी। तो पराग स्त्री केसर संकर्षण में होता क्या है? तो पराग स्त्री केसर संकर्षण में पराग कण के वर्तिकाग्र पर आने से लेकर पराग नली के बीजांड में प्रवेश करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण। पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है? तो पराग कण के वर्तिकाग्र पर आने से लेकर पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश करने तक की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? पराग स्त्री केसर संकर्षण कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब पराग स्त्री केसर संकर्षण हो गया, पहचान लिया गया कि पराग मेरे ही प्रकार का है। यह भी बात ध्यान रखिए, पहचान कैसे होता है? तो रासायनिक घटकों के द्वारा पहचान होता है। तो आगे की क्रिया संपन्न होगी, आगे की क्रिया होगी। आगे की क्रिया कैसे होगी? तो देखिए, आगे की क्रिया में होती क्या है? तो आगे का क्रिया में अगला क्रिया जो हो जाएगा, इसमें आगे हो जाएगा आपका पराग अंकुरन। पराग अंकुरन, पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन होगा। पॉलन जर्मिनेशन कैसे होगा वो ध्यान रखना है। पॉलन जर्मिनेशन होता है, जैसे यहां पे परागकण आ चुका है, पहचान लिया गया कि सही प्रकार का है, तो ये परागकण जो है यहां से जल को अवशोषित करता है। इस वर्तिकाग्र पर कुछ जल होता है, जल की कुछ मात्रा, तो मॉइस्चर होती है, नमी होती है, शर्करा के रूप में शर्करा होती है यहाँ पे, तो शर्करा और नमी होती है। तो ये यहां से वर्तिकाग्र से नमी को अवशोषित करते हैं। जब परागकण यहां से नमी को अवशोषित करेगी, तो ऑब्वियस है कि नमी को अवशोषित करके कोई भी चीज फूलता है तो फूलेगा। फूलने पर क्या होता है? परागकण का जो इनर लेयर होता है, अंदर वाली जो परत है, ये बाहर निकालता है नली के रूप में। परागकण का आप लोग को संरचना पढ़े थे पहले, जैसे यहां पे देखिए, हम एक दूसरा एक बना भी देते हैं अलग से, समझिएगा इस बात को, इसकी संरचना, परागकण की संरचना को। परागकण में दो परत होती है, बाहरी परत, बाह्य परत, ठीक है, जिसे हम लोग एक्साइन कहते हैं, अंतस्परत, अंतश्चोल कहते हैं, बाह्य चोल भी कह सकते हैं, बाह्य चोल, अंतश्चोल, इसको इंटाइन कहते हैं। बाह्य चोल जो बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, बाह्य चोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का। अंतःचोल जो बना होता है वो बना होता है पेक्टिन एंड सेलुलोज का, ठीक है। स्पोरोपोलिन, ये जो बाह्य चोल है, बाहर वाला परत है बाह्य चोल एक्साइन, वो बना हुआ है स्पोरोपोलिन का, और अंदर वाली जो परत है ये बना हुआ है अंतःचोल इंटाइन, वो बना हुआ है पेक्टिन और सेलुलोज का। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या कहते हैं कि कहीं कहीं पे परागकण जो है, इसमें कहीं कहीं पे ये जो बाह्य चोल है वो नहीं रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे करें, राउंड्स बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया कि यहाँ पे बाह्य चोल अब एब्सेंट है। उसी तरह से कहीं और भी किसी और जगह पे दिख सकते हैं, यहाँ पे भी बाह्य चोल एब्सेंट है। उस तरह से यहाँ पे भी दिखला सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे इस तरह से बना दिए बाह्य चोल एब्सेंट है, मतलब नहीं है। तो जिस स्थान पे बाह्य चोल नहीं रहता है, उस तरह पे उस जगह पे गोल छिद्र बनेगा छोटा सा, और उसको हम लोग कहते हैं जनन छिद्र कहते हैं।
क्या कहते हैं? जनन छिद्र। जनन छिद्र, जर्मपोर। ठीक है, समझ गए? जनन छिद्र है, जर्मपोर है। ये तो बाहरी संरचना हुई। बाहर जनन छिद्र कहां पे है? जहां पे बाह्य चोल नहीं रहेगा उसको हम लोग जनन छिद्र कहेंगे। अंदर से परागकण दो भागों में बटा रहता है। ये एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। छोटा भाग जो होता है उसे हम लोग कहते हैं जनन कोशिका। छोटे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका, जर्म सेल। ठीक है, और बड़े वाले भाग को, जो बड़ा वाला जो बच गया, इसको हम लोग कहते हैं कायिक कोशिका। जनन कोशिका जो है, जनन कोशिका में नर युग्मक होता है। जनन कोशिका में नर युग्मक, दो नर युग्मक, एक परागकण में दो नर युग्मक का निर्माण होता है। ये दो नर युग्मक है, मेल गैमेट। जनन कोशिका में दो नर युग्मक। कायिक कोशिका में एक बड़ा सा कायिक केंद्रक होता है। ये जो बना रहे हैं यहां पे देखिएगा, ये जो है कायिक केंद्रक है। या इसी को हम लोग नलिका केंद्रक भी कहते हैं। कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक। कायिक कोशिका, बड़ा वाला कोशिका को कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल। और इसके अंदर जो केंद्रक है उसको कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक कहते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, समझ गए? इतनी सारी चीजें होती है। ये परागकण की संरचना जो हम लोग पढ़ चुके थे आगे। यहां पे देखिए, यहां पे हमने बनाया है, सभी चीज को लगभग दिखाया है। ये परागकण, पूरा परागकण का ये बाह्य चोल, ये अंतःचोल। यहाँ ये जो है, यहाँ पे बाह्य चोल नहीं, यहाँ पे बाह्य चोल नहीं, और यहाँ पे बाह्य चोल नहीं है। जहां जहां पे बाह्य चोल नहीं है ये जनन छिद्र है। नीचे में ये जो है अंतःचोल है, और अंतःचोल के अंदर में, परागकण के अंदर में क्या है? ये जनन कोशिका जिसके अंदर दो नर युग्मक, और ये बड़ा वाला कायिक कोशिका जिसके अंदर कायिक केंद्रक। ठीक है, ये समझ गए? अब देखिए आगे की क्रिया। जब पराग अंकुरन, कैसे पराग अंकुरन होता है तो बताएं कि ये मॉइस्चर नमी को अवशोषित करेगा, फूलेगा। फूलने के बाद क्या होता है कि ये जो अंतःचोल है, ये वाला अंदर वाला अंतःचोल, ये अंतःचोल वो फूलकर बाहर आने लगता है। किससे बाहर आएगा? तो जनन छिद्र, जहां पे छिद्र रहेगा उसी जगह से ना बाहर आएगा। यहां पे तो पैक है, तो जनन छिद्र से बाहर आता है, नली के रूप में जनन छिद्र से बाहर आएगा। ऐसे देखिए, ये बाहर आ गया। तो ये जो बाहर आ रहा है वो कौन आ रहा है बाहर? तो ये जो अंतःचोल जो था, परत जो था, नीचे वाला जो परत था, यहां पे देखिए ये नीचे वाला परत था, वही बाहर आया, फूलकर बाहर आ गया नली के रूप में। तब जाकर इसको हम लोग पराग, और इसी को हम लोग पराग नली कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। और नहीं तो अब मिटाते हैं इसको हम। तो देखिए, अंतःचोल ही फूल कर बाहर आ गया है पराग नली के रूप में। तो ये हमारा हो गया पराग नली। पराग नलिका लिखेंगे हम लोग, पराग नलिका, पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो ये हमारा
पराग नलिका बना। पराग नलिका बना किसके द्वारा? तो अंतःचोल के द्वारा बना। अब इस पराग नलिका में क्या आएगा? तो इस पराग नलिका के बनने पर इसके सबसे आगे ये जो है कायिक केंद्रक, अभी बताए थे कि कायिक केंद्रक क्या होता है, ये कायिक केंद्रक सबसे आगे वाले पोजीशन पे यहां आ जाता है। मतलब पराग नली में सबसे आगे कौन रहेगा? कायिक केंद्रक रहेगा। ये कायिक केंद्रक है। या नलिका केंद्रक भी कहते हैं। कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक है। और इसके पीछे पीछे देखिए, अब इसमें पीछे आएगा ये, यहां पे जो जनन कोशिका में दो नर युग्मक हैं वो इसमें पीछे से आएगा। तो ये दोनों नर युग्मक भी पराग नली में प्रवेश कर गया। नर युग्मक आ गए। ठीक है, पराग नली का निर्माण हो गया। तो इस तरह से पराग नली का निर्माण होता है। याद रखिएगा, पराग नली का निर्माण अंतःचोल के द्वारा होता है। अंतःचोल के द्वारा होता है पराग नली। पराग नली जो बनता है उसमें सबसे आगे कायिक केंद्रक होता है और उसके पीछे पीछे नर युग्मक आता है। ठीक, पराग नली से रिलेटेड कुछ हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं पराग नली के बारे में। तो पराग नली से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहली बार पराग नली कौन देखे? पराग नली बनता है ये सबसे पहली बार कौन देखे? तो सर्वप्रथम पराग नली को जीबीएमईसी, वैज्ञानिक का नाम है जीबीएमईसी, सर्वप्रथम पराग नली को जीबीएमईसी ने पोर्चुलाका ओल्डेशिया के पौधे में देखा था। ठीक है, सर्वप्रथम पराग नली को जीबीएमईसी ने पोर्चुलाका ओल्डेशिया में देखा था। ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहली बार पराग नली को कौन देखे? तो जीबीएमईसी ने देखा। कहाँ देखा? तो पोर्चुलाका ओल्डेशिया के पौधे में देखा। पोर्चुलाका ओल्डेशिया के पौधे में देखा सबसे पहली बार। ठीक है, सबसे लंबी पराग नली, तो सबसे लंबी पराग नली जो होती है सबसे लंबी पराग नलिका होती है मक्का में। मक्का में, मेज, जिया मेज इसका साइंटिफिक नेम है। तो सबसे लंबी पराग नली जो होती है मक्का में होती है, जिया मेज में होती है सबसे लंबी पराग नली। पराग नली बनने के लिए कुछ तत्व का जरूरत होता है, जैसे बोरोन और कैल्शियम। ज़्यादातर बोरोन की जरूरत पड़ती है पराग नली के निर्माण के लिए। तो पराग नली के निर्माण के लिए मुख्य रूप से बोरोन तथा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, पराग नली के निर्माण के लिए मुख्य रूप से बोरोन तथा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तापमान कितना चाहिए? तो तापमान लगभग जो होता है
उचित तापमान लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पराग नली का निर्माण के लिए जो उचित तापमान होता है वो कितना होता है, तो लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का इसको तापमान चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स है। सर्वप्रथम कौन देखे थे, जीबीएमईसी पोर्चुलाका और ओलेरेशिया के पौधे में देखा था। सबसे लंबी पराग नली किसमें होती है, मक्के में होती है। मुख्य रूप से इसको पराग नली के बनने के लिए कौन सा तत्व चाहिए, तो बोरान तथा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और उचित तापमान कितना होना चाहिए पराग नली के बनने के लिए, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस की होती है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और है यहां पे लिखते हैं, इसे मिटाते हैं पहले वाले हम। एक परागकण से मुख्य रूप से एक परागकण से मुख्य रूप से एक ही पराग नली का निर्माण होता है। एक परागकण से मुख्य रूप से एक पराग नलिका का निर्माण होता है, जिसे एक नलिकी है, मोनोसिफोनस कहते हैं। ज्यादातर पराग एक परागकण से कितना पराग नली बनेगा, एक पराग नली बनेगा। एक परागकण है उससे एक पराग नली निकलेगा, और जब एक पराग नली निकलता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक नलिकीय, मोनोसिफोनस कहते हैं, मोनोसिफोनस। ये ज्यादातर पौधों में, ज्यादातर आवृत बीजी पौधे में, ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक पौधों में ये होता है। ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक पौधों में मोनोसिफोनस मतलब एक नलिकीय होते हैं, और इसका मतलब कि उनमें एक ही परागकण का निर्माण हो, एक परागकण से एक पराग नली का निर्माण होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें एक परागकण से एक से अधिक पराग नली का निर्माण होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जब एक परागकण से एक से अधिक पराग नलिका का निर्माण होगा तो उसे हम लोग कहेंगे बहुनलिकीय। बहुनलिकीय बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, बहुनलिकीय बोलेंगे। जब एक परागकण से एक से अधिक पराग नलिका का निर्माण होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुनलिकीय बोलेंगे, पॉलीसिफोनस बोलते हैं। पॉलीसिफोनस बोलते हैं। ठीक है, एक परागकण से एक से अधिक पराग नलिका का निर्माण होगा तो उसे क्या बोलेंगे, बहुनलिकीय, पॉलीसिफोनस बोलेंगे। ये किस में होता है, ज्यादातर तो ये होता है एक परागकण से एक पराग नली का निर्माण होता है, एक नलिकी है। लेकिन कुछ में ऐसा है बहुनलिकीय भी होते हैं। किस में होता है, तो इसका जैसे में हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाता है मालवेसी ग्रुप का, फैमिली का जो पौधा होता है मालवेसी, जैसे मालवेसी में आते हैं आपका गुड़हल
जिसको अड़हुल हम लोग कहते हैं, चाइना रोज, कॉटन कपास वगैरह, ये सब, और कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली का जो पौधे होते हैं उसमें जैसे कद्दू, इसमें तो एक परागकण से एक से अधिक पराग नलिका का निर्माण होगा, बहुनलकीय कहलाएगा, पॉलीसिफॉनस कहलाएगा। निकलता है किसमें? मालवेसी में। मालवेसी में आता है गुड़हल, गुड़हल जिसको कहते हैं, गुड़हल तो अड़हुल हम लोग कह देते हैं कॉमन में, चाइना रोज, कपास, कॉटन। और कुकुरबिटेसी में आता है कद्दू, खीरा, ककड़ी वगैरह का तो पौधे होता है, वो कुकुरबिटेसी में आता है। तो इनमें एक परागकण से एक से अधिक पराग नलिका का निर्माण होता है। तो इतने कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है इसमें पराग नलिका के निर्माण के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं कि पराग नली जो निर्माण हुआ बना, अब ये पराग नली धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए प्रवेश इसको करना है किसके अंदर? बीजांड के अंदर इसको प्रवेश करना है। तो पराग नली को बीजांड के अंदर प्रवेश करना है, तो पराग नली यहां से आगे बढ़ता है और उसके साथ साथ ये कायिक केंद्रक आगे आगे चलता है, कायिक केंद्र उसको रास्ता दिखाता है और उसके पीछे पीछे नर युग्मक चलता है। तो ये कैसे आगे बढ़ता है? पराग नली आगे कैसे बढ़ता है? क्या अपने आप बढ़ता है या कोई इसको आकर्षित करता है? तो पराग नली को आकर्षित करने के लिए जो बीजांड है, यहां से बीजांड के पास से कुछ रसायन स्रावित होते रहते हैं और उसी रसायन की ओर ये खींचता चला जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं रसायन अनुवर्तन, केमोट्रोपिज्म कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि पराग नली जो है वो रसायन अनुवर्तन प्रदर्शित करता है, मतलब केमोट्रोपिज्म शो करता है। तो फिर हम लोग लिखेंगे इसमें आगे कि पराग नली कैसे वृद्धि करता है आगे, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। पराग नलिका रसायन अनुवर्तन केमोट्रोपिज्म प्रदर्शित करता है। पराग नलिका रसायन अनुवर्तन प्रदर्शित करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पराग नलिका किसकी ओर खींचा चला जाता है, पराग नलिका आगे कैसे बढ़ता है। तो यहां से जो रसायन स्रावित होता है उसकी ओर वो खींचा चला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रसायन अनुवर्तन। जैसे बाहरी किसी कारक की ओर किसी चीज का खींचा अनुवर्तन कहलाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि पौधे का जो तना होता है वो हमेशा प्रकाश की ओर जाता है, उसको हम लोग तो उसे प्रकाश की ओर जा रहा है तो प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पौधे का जो जड़ होता है हमेशा जाता है गुरुत्वाकर्षण की ओर जाता है, मतलब धरती की ओर जाता है, तो उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। या फिर पौधे का जो जड़ होता है वो जल की ओर जाता है तो जलानुवर्तन बोलते हैं उसे। तो उसी तरह से यहाँ पे पराग नली जो है वो रसायन की ओर जाता है, यहाँ से जो रसायन स्रावित होता रहता है उसकी ओर जाता है, तो उसे हम लोग रसायन अनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, रसायन वो कौन सा होता है? वो रसायन कौन सा होता है जिसकी ओर वो खींचा चला जाता है? तो वो रसायन होता है कैल्शियम बोरोन इन एसीटोल, कैल्शियम बोरोन इन एसीटोल शर्करा। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि रसायन कौन सा होता है, जिस रसायन की ओर पराग नली खींचा चला जाता है, पराग नली आगे बढ़ता है, यहां से रसायन निकलता है, वो कौन सा रसायन होता है? तो कैल्शियम बोरोन इन एसीटोल शर्करा होता है। कौन सा? कैल्शियम बोरोन इन एसीटोल शर्करा की ओर ये खींचता है। मतलब कैल्शियम बोरोन इन एसीटोल शर्करा यहां से स्रावित होता है और ये निकलते रहता है यहां से, तो उसी की ओर ये खींचता चला जाता है। तो याद रखेंगे इस बात को भी।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा पराग नली के निर्माण के बारे में, पराग नली का निर्माण कैसे होता है, पराग नली आगे कैसे बढ़ता है। अब आगे का टॉपिक जो होगा, पराग नली का निर्माण आगे आ गया, जब यहां तक आ जाएगा, इस बीजांड तक जब पराग नली आ जाएगा, तो अब इसमें कैसे प्रवेश करेगा, इस बीजांड के अंदर जाना है पराग नली को एक्चुअली, तब ना बीजांड के अंदर पराग नली जाएगा, तभी ना पराग नली के अंदर जो नर युग्मक है वो भी इसके अंदर जाएगा, नर युग्मक यहाँ पे भ्रूण कोश के अंदर जाएगा, तभी आगे का फंक्शन होगा, आगे क्रिया होगा। तो एक्चुअल प्रोसेस होना है। तो इस पराग नली का निर्माण अब आगे होगा, वृद्धि होगा, तो इसको इसके अंदर प्रवेश करना है। तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वहां पर प्रवेश करेगी पराग नली, कैसे प्रवेश करेगी बीजांड के अंदर। तो वो अगला टॉपिक हम लोग का वो होगा। तो चलिए देखते हैं, उसको भी देखते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक हमारा है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। ठीक है, ये कैसे होता है। तो पॉलन ट्यूब का जो एंट्री होता है ओव्यूल में, वो 3 प्रकार से होता है। जैसे देखिए, ये पॉलन ट्यूब तो इतना छोटा नहीं रहेगा, वृद्धि करते रहेगा, वृद्धि करते 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 यहां तक आ गया, वृद्धि करते करते यहां तक आ चुका है। और इसमें आगे आगे कौन चलेगा, इसमें आगे आगे वो कायिक केंद्रक चलेगा, और पीछे पीछे नर युग्मक आते रहेगा। वो आ गया, आगे आ गया, यहां तक वो भी चला आया है। अब जब यहां आ गया तो ये इसके अंदर कैसे प्रवेश करेगा, तो 3 जगहों से, 3 स्थानों से प्रवेश करता है। तीन स्थानों से प्रवेश करता है। पहला नंबर हम लोग देखेंगे, पहला नंबर में हम लोग देखेंगे कि इस जगह से प्रवेश करेगा, यहां से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीजांड द्वार बोलते हैं। इसकी संरचना आप लोग ध्यान से रखिए, रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग कि इसकी संरचना में हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, ये बीजांड है, बीजांड की संरचना में बाहर में ये 2 अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण। ठीक है, और जहां पे अध्यावरण नहीं रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। ये बीजांड द्वार है। ठीक है, ये क्या है, निभाग है, ये वाला भाग निभाग, चला जा। इसको कहते हैं, ये जो भाग है वो क्या है, बीजांड द्वार है। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल है। ठीक है, ये इंटेगमेंट्स है, मतलब अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण, और बीच में रहता है भ्रूण कोश रहता है। ये फ्यूनिकल, फ्यूनिकल है ये वाला भाग, मतलब बीजांड वृंत। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो बीजांड द्वार द्वारा। बीजांड द्वार द्वारा मतलब थ्रू माइक्रोपाइल। जब माइक्रोपाइल द्वारा एंट्री करता है तो उसे हम लोग कहते हैं पोरोगैमी। क्या कहते हैं हम लोग, पोरोगैमी कहते हैं।
जब पराग नली प्रवेश करेगा बीजांड द्वार के द्वारा तो उसको हम लोग पोरोगैमी कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फिर से हम बना कर दिखला रहे हैं, यहाँ पे ये बीजांड द्वार है, तो पराग नली आया यहाँ से, पराग नली यहाँ से आया और ऐसे इसमें प्रवेश कर गया यहाँ से ऐसे। तो ये जो प्रवेश किया पराग नली, तो इसको हम लोग कहेंगे कि पराग नली प्रवेश कर रहा है किससे, बीजांड द्वार से। अब बीजांड द्वार से जब प्रवेश करेगा इसको हम लोग बोलेंगे पोरोगैमी बोलेंगे। ये ज़्यादातर आवृत बीजी पौधों में होता है, ऐसा ही होता है, मतलब ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यही होता है। मतलब मुख्य रूप से पराग नली जो प्रवेश करेगा बीजांड के अंदर, वो कहाँ से प्रवेश करेगा, तो बीजांड द्वार से प्रवेश करेगा। ये बीजांड द्वार है, यहीं से प्रवेश करेगा, ठीक है। पोरोगैमी होगा, ज़्यादातर पोरोगैमी ही होता है। ये पहला नंबर था, ठीक। अब दूसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरा नंबर जो हो जाएगा आपका, इस निभाग से प्रवेश करेगा, तो निभाग द्वारा, तो थ्रू चला जा। तो जब चलाजा से प्रवेश करता है तो इसे हम लोग कहते हैं चैलेजोगैमी कहते हैं, ठीक है। जब चलाजा से प्रवेश करेगा, अगर बीजांड के अंदर जब ये पराग नली चलाजा से प्रवेश करेगा, निभाग से प्रवेश करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे चैलेजोगैमी। कैसे भाई, तो देखिए बीजांड का चित्र बना रहे हैं, बीजांड का डायग्राम आप लोग बनाना सीख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है बीजांड का डायग्राम, एनाट्रोपस बीजांड का डायग्राम, तो आप लोग याद रखिएगा बनाने के लिए। ये भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश के अंदर जो रहता है प्रतिव्यसन, ध्रुवीय केंद्रक, सहायक कोशिका, अंड कोशिका, ये सब। अब इसका निभाग तो यहाँ है, तो अगर पराग नली आया और पराग नली ऊपर से आ रहा है और यहीं से निभाग के द्वारा ही प्रवेश कर गया, यहीं से निभाग में ही प्रवेश कर गया, देखिए निभाग के द्वारा ही प्रवेश करके फिर अंदर जा रहा है ऐसे, तो ये जो प्रवेश कहलाएगा अगर निभाग के द्वारा, तो इसको कहेंगे चैलेजोगैमी हो रहा है। क्या हो रहा है, चैलेजोगैमी। तो चैलेजोगैमी का मतलब ये हुआ कि पराग नलिका जो है वो प्रवेश करेगा बीजांड में, निभाग के द्वारा प्रवेश करेगा। ये होता है कुछ पौधों में होता है, सभी जगह नहीं होता है। ज़्यादातर तो कौन होता था, ज़्यादातर पहले वाला था पोरोगैमी था, वो माइक्रोपाइल वाला ज़्यादातर पाया जाता है, अधिकतर में वही पाया जाता है। कुछ में ये होता है, कुछ पौधे। जैसे इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे कि निभाग द्वारा किसमें होता है, तो इसका उदाहरण आपका है वॉलनट, अखरोट। वालनट, अखरोट, ठीक है। और है केजुएडाइना, ये दो पौधा है, अखरोट, वॉलनट और केजुएडाइना। इन दोनों में निभाग द्वारा प्रवेश करता है पराग नली। तो याद रखिएगा, निभाग द्वारा प्रवेश करेगा, चैलेजोगैमी कहेंगे, किसमें होता है, अखरोट में, केजुएडाइना में। एग्जाम्पल ही ये याद रखना है आपको मुख्य रूप से। ये हो गया सेकेंड नंबर, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या होगा, तो थर्ड नंबर में हम लोग तीसरा नंबर जो हो जाएगा वो होता है मेजोगैमी। तीसरा नंबर कहलाता है मेजोगैमी। तीसरा नंबर मेजोगैमी। मेजोगैमी में आता है या तो अध्यावरण से या तो बीजांड वृंत से। ये बीजांड वृंत है, ये अध्यावरण है, तो या तो अध्यावरण से या बीजांड वृंत से। तो अध्यावरण या बीजांड वृंत से, अध्यावरण या बीजांड वृंत से,
थ्रू इंटेगमेंट और फ्यूनिकल, फ्यूनिकल बोलते हैं बीजांड वृंत को, ये बीजांड वृंत, ये अध्यावरण, ठीक है। इसी में हम डिलीट इसको कर देते हैं, इसी में हम लोग फिर से करेंगे। देखिए ये क्या है, ये अध्यावरण यहां है, और ये फ्यूनिकल यहां है। ठीक, तो अगर पराग नली आया बनने के बाद, पराग नली बनने के बाद यहां आया ऐसे, और यहां से प्रवेश कर रहा है, अध्यावरण से प्रवेश कर रहा है, बीज से प्रवेश कर रहा है, तो ये कहलाता है मेजोगैमी। क्या कहलाता है? मेजोगैमी। यहां पे नहीं लिखे, लिख देंगे मेजोगैमी, मेजोगैमी होगा। अध्यावरण से या बीजांड वृंत से अध्यावरण से प्रवेश कर रहा है तो मेजोगैमी कहलाएगा, या बीजांड वृंत से भी प्रवेश करेगा मेजोगैमी ही कहलाएगा। जैसे देखिए यहां से एक परागनली आया नीचे ऐसे, और यहां से अंदर जा रहा है, परागनली बीजांड वृंत से होते हुए अंदर जाया, तो ये भी मेजोगैमी है। तो मेजोगैमी में क्या होता है? अध्यावरण या बीजांड वृंत से प्रवेश करेगा तो मेजोगैमी कहलाएगा, ठीक है, थ्रू इंटेगमेंट या फ्यूनिकल, तो मेजोगैमी कहलाएगा। अब देखिए इसका उदाहरण देखेंगे, ये भी सभी जगह नहीं होता है, कहीं कहीं पे ही होता है। ये भी कहाँ होगा? कहीं कहीं पे होता है। अध्यावरण के थ्रू भी कहीं कहीं पे होगा, और फ्यूनिकल थ्रू भी कहीं कहीं पे ही होता है। दोनों केस में कहलाता है मेजोगैमी ही कहलाता है। होगा क्या? तो इसका एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उदाहरण इसका, अध्यावरण द्वारा। तो जैसे देखते हैं, जैसे में अध्यावरण द्वारा किसमें होगा? तो अध्यावरण द्वारा होता है आपका कुकुरबिटा में। कुकुरबिटेसी कहते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली है, ग्रुप है, एक प्लांट्स का ग्रुप है जिसमें आता है कद्दू वगैरह। कद्दू हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब, ठीक है। ये है अध्यावरण के द्वारा किसमें? कुकुरबिटेसी में। और फ्यूनिकल के द्वारा, फ्यूनिकल के द्वारा जो होता है बीजांड वृंत के द्वारा का जैसे, तो बीजांड वृंत के द्वारा का जैसे हो जाएगा पिस्टेसिया, फिर दूसरा हो जाएगा आपका पॉपुलस, पॉपुलस, ठीक है। पिस्टेसिया और पॉपुलस में, पिस्टेसिया हो गया, पॉपुलस हो गया। पिस्टेसिया तथा पॉपुलस में जो इंटर प्रवेश करेगा परागनली, वो किसके द्वारा? फ्यूनिकल के द्वारा। तो ये हो गया हमारा परागनली का प्रवेश बीजांड में। 3 स्थानों से हुआ, 3 स्थान पढ़े। कहाँ कहाँ से? तो माइक्रोपाइल से, मतलब बीजांड वृंत से। जब बीजांड वृंत से होगा तब हम लोग क्या कहेंगे? तो बीजांड वृंत से होता है तो हम लोग कहते हैं पोरोगैमी। चलाजा से होता है तो हम लोग कहते हैं चलाजोगैमी। चलाजोगैमी किस में होता है? वॉलनट में होता है। अखरोट में बतलाएं, वॉलनट में होता है। फिर हम लोग पढ़ें अध्यावरण द्वारा, तो अध्यावरण द्वारा किस में होगा? तो अध्यावरण द्वारा में, अध्यावरण द्वारा होता है कुकुरबिटेसी कद्दू में, और या फिर बीजांड वृंत द्वारा, तो बीजांड वृंत द्वारा किसके जो होगा? फ्यूनिकल। तो अध्यावरण से हो या बीजांड वृंत से हो तो उसको मेजोगैमी कहते हैं। इतने बातें याद रखेगा। अगले क्लास में हम लोग, आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो नली, पराग नली जब प्रवेश कर गया यहाँ बीजांड के अंदर प्रवेश कर गया, तो बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद ये फिर इस बीच में जो भ्रूणकोश है इसमें कैसे प्रवेश करेगा, भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश करेगा, और भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद आगे क्या होगा। तो भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद आगे की क्रिया जो होती है वो निषेचन की क्रिया होती है। दोहरा निषेचन यहीं पे होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे जो पराग नली है वो कैसे प्रवेश करता है भ्रूणकोश के अंदर, और कैसे फिर दोहरा निषेचन होता है, पूरे का प्रोसेस, ठीक है।
तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो में जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज करें, इसका नोट्स बना लें। इसके पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करें, आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसको आपको कॉपी कर लें। ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।